नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग चर्चा करेंगे बजट के संबंध में, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो ये अर्थव्यवस्था में पढ़ना चाहिए, बजट वगैरह पूरा मैं अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ाऊंगा, खासतौर से जब बजट आ जाएगा 2024 के 1 फरवरी के दिन। लेकिन उसके पहले हम कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, आज हम लोग बजट के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जिसे बजट कहते हैं, बेसिकली वो बजट शब्द कहीं भी राज्य व्यवस्था में दिया ही नहीं है। इसके दिया गया है अनुच्छेद 1, बल्कि इसकी जगह दिया गया अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल क्या दिया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कभी दे दे पेपर में कि बजट शब्द संविधान में परिभाषित है या दिया गया है, तो नहीं दिया गया, पहली बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बजट की जगह दिया गया अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। अब देखो, बजट होता क्या है। जिस तरीके से एक परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए हमें एक तरीके से संसाधनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, मतलब पैसों की जरूरत हमें पड़ती है, वैसे देश को चलाने के लिए भी जैसे हमें परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वैसे देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, हम ये तो सब जानते हैं, तो मैंने अर्थव्यवस्था में काफी चीजें पढ़ाई थी। टैक्स लगाती है जनता पे, ठीक है, वस्तुओं पे लगाती है, तो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। उस पहले टैक्स कलेक्शन होता है, उसके बाद इसको प्लानिंग के तहत जनता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। तो जो बजट होता है, ये पूरा किस तरीके से हम अपने एक साल के लिए, कि बजट में जो होता है ना, 3 सालों का अनुमान दिया जाता है। मैं भी बार बार बजट बोल रहा हूँ, बेसिकली इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना चाहिए, सब लोग बजट ही बोल देते हैं। तो आप देखो, जो बजट में, बजट संविधान में शब्द कहीं नहीं दिया, ना परिभाषित है, उसी का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया। बजट थोड़ा आसान पड़ता है बोलने में, लिखने में, इसलिए मैं भी इसका प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, तो 3 सालों का होता है, पिछले साल का अनुमान लगाया जाता है बजट में, 3 सालों का अनुमान लगाया जाता है, 3 सालों का कि आय व व्यय का अनुमान लगाया जाता है, आय व व्यय का ध्यान रखना, ठीक है, 1 साल का नहीं होता, ये व्यय का अनुमान लगाया जाता है, इसी में यहाँ में देखो, इसमें पिछले वर्ष का, ठीक है ना, कि हमने पिछला जो वर्ष निकल गया, इसीलिए 3 वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो पिछले वर्ष का
कितना हमने खर्च किया ये तो पूरा रहता ही है अपने पास, पिछले वर्ष का आय व्यय दोनों, ठीक है ना, आय व व्यय का। उसके बाद वर्तमान वर्ष जो चल रहा है और भविष्य आने वाला, तीन सालों का यहाँ पे भविष्य के एक वर्ष, ठीक है ना। तो वर्तमान जो चल रहा है, पिछला जो बीत गया, भविष्य जो आने वाला है, तो इन 3 सालों के हम आय और व्यय का एक विवरण रखते हैं, ठीक है ना। इसे ही बजट कहा जाता है। अब देखो, बजट जो होता है सबसे पहले कौन प्रस्तुत करता है, तो सामान्यतः लोकसभा में, कोई जरूरी नहीं, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा, अक्सर न्यूज में सुनते होंगे आप, वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद के सामने रखा जाता है, या संसद के सामने, ठीक है। मुझे तो सामान्यतः लोकसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में, लेकिन इसकी एक प्रति जो है लोकसभा में ये रखा जाता है, ठीक है। पूरा दिन भर डिबेट इसी पे चलती है। और एक इसकी एक प्रति ना राज्यसभा को भेजी जाती है, इसकी एक प्रति जो है वो राज्यसभा को भी भेजी जाती है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 फरवरी के दिन। अक्सर इस बार 2024 का भी जब बजट आएगा तो अभी तो तैयार हो रहा होगा, 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इतना समझ गए, अब हम इसको ना संवैधानिक उपबंधों के अनुसार देखेंगे, ठीक है। मतलब बार राज्य व्यवस्था पढ़े, जब कभी अर्थव्यवस्था में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बजट को मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, बजट कैसे क्या होता है। बल्कि उसमें जो साल भर का बजट होता है उसके अनुमान हमें देखने पड़ते हैं, किस मद में कितना खर्च किया, वो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो उसको वहीं पे पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो, तो बजट के जो संवैधानिक प्रावधान है, पहली बात, बजट जो होता है ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है, समझ लो, अनुमति से प्रस्तुत होता है, ठीक है ना। ठीक है, बजट में आय व व्यय का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। सरकार ये प्रस्तुत करती है कि हमने पिछले वर्ष में कितना खर्च किया और अगले वर्ष के लिए बजट का आवंटन करते, ठीक है। अलग अलग मदों के लिए बजट का आवंटन किया जाता है, ठीक है। बजट का आवंटन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ना बजट को पारित होने की प्रक्रिया देख लेते हैं, कैसे पारित होता है बजट, ठीक है। ये चरण याद रखना, बजट को पारित होने की प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसी दृष्टिकोण से चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला का होता है प्रथम, बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट जो होता है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री जी के द्वारा। पहला चरण होता है, पहला स्टेप, बजट का प्रस्तुतिकरण।
ठीक। नंबर 1। नंबर 2 पर फिर इसमें आम बहस होती है, याद रखना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आम बहस, ये चर्चा कह सकते हैं इसको, इस बजट पे चर्चा होती, ठीक है ना, लोकसभा में। नंबर 3, फिर इसको विभागीय समितियों के लिए जांच के लिए भेजा जाता है, विभागीय समितियों की जांच के लिए भेजा जाता है, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, अनुदान की पहले याद कर लो, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल, मांगों पर मतदान होता है, ठीक है ना। इकोनॉमी पे भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, वित्त विधेयक पारित हो जाता है, मतलब बजट वित्त विधेयक पारित होगा, ठीक। ठीक है, तो देखो 6 चरण होते हैं। पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। फिर इस पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद विभागीय समितियों को जांच के लिए भेजा जाता है, और फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्त विधेयक। पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसमें चर्चा होती है, फिर विभागीय समितियों को भेजा जाता है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होकर बजट जो है पारित हो जाता है, ठीक है ना। संसद से बजट पारित कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जनता के सदन है, वहीं से तो हमें पैसा निकालेंगे, बिना संसद की, खासतौर से लोकसभा की, तो आप बजट कोई 1 रुपया निकाल ही नहीं सकते। तो अब एक एक की थोड़ा सा व्याख्या करते, ठीक है ना। देखो, पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा थोड़ा बस सुन लो। बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद राज्यसभा में भी इसका एक जो प्रति है राज्यसभा को भेजी जाती है, लेकिन सामान्यतः राज्यसभा को बजट को 1 फरवरी के दिन लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, ठीक है, किया जाता है या प्रस्तुत किया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फिर इसमें आम बहस होती है। अगला क्या होती है, आम बहस, मैंगो वाला आम नहीं, ये सामान्य चर्चा है, ठीक, सामान्य चर्चा है, ठीक। इसमें क्या होता है, 3 से 4 दिन तक इसमें बहस होती रहती, 3 से 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक इसके सभी प्रावधानों पर दिनों तक इसमें चर्चा होगी, ठीक है। चलो, विपक्ष कुछ पूछेगा, संसद सरकार कुछ जवाब देगी, तो ये चलता रहता है। तीसरा जो होता है, फिर समिति को भेजा जाता है, ठीक है, विभागीय समितियां बनाई जाती संसद के काम के लिए, बताऊंगा विभागीय समितियां, ठीक है, को भेजा जाएगा। विभागीय समितियों में काफी मतलब जो ज्यादा समझदार है, पढ़े लिखे सांसद हैं, उनको रखा जाता है, ताकि वो एक एक बारीकी को समझ सके, क्या सही है क्या गलत। उसके बाद फिर अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान की मांगों पर मतदान, ये केवल लोकसभा मांगों पर मतदान, ये केवल लोकसभा में होता है, ध्यान रखना, केवल लोकसभा में ये होता है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, केवल चर्चा कर सकती। ये प्रश्न पूछा था, लोकसभा में ही अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, राज्यसभा में कभी भी अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं होता, वहां केवल चर्चा हो सकती है, सही, ठीक है ना।
लोकसभा के लोकसभा जनता का सदन है भाई, जनता द्वारा चुने प्रत्याशी हैं यहाँ पे, तो ये अधिकार जनता द्वारा चुने प्रत्याशी को ही मिलना चाहिए। ठीक है, 5वां नंबर। फिर यहीं पे वित्त विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक पारित हो जाता है, सॉरी विनियोग विधेयक। ठीक है, 5वां स्टेप क्या होता है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। और अगला हो जाता है। ठीक है, और 6ठे नंबर पर वित्त विधेयक पारित हो जाता है, बजट वित्त विधेयक। तो ये मैं आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है। तीसरा पॉइंट जो मैंने, चौथा पॉइंट आप बताया, जब अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अनुदान की मांगों पर मतदान। ठीक है, अनुदान की मांगों पर मतदान। ठीक है, तो जब अनुदान की मांगों पर मतदान होता है ना, तो विपक्ष द्वारा 3 कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तभी विपक्ष द्वारा अनुदान की मांगों के मतदान के समय विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लाया जा सकता है। ये मतलब एक तरह से विरोध दर्ज करने, जानते विरोध का तो काम ही अपने आप। तो होता क्या है, इसमें 3 तरह के, एक नीति कटौती प्रस्ताव होता है। नीति, पहले क्या होता है, नीति कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि जो सरकार बजट में प्रस्तुत की उसकी नीति के खिलाफ हम एक कटौती प्रस्ताव लाते। इसमें होता कौन है, तो मत पता क्या होता है। इसमें कहा जाता है कि जो हमने बजट का आवंटन किया है, उसमें आवंटन में 1 रुपए, जैसे मान लीजिए किसी मत पे 1 करोड़ रुपए दिया गया, अब सरकार, विपक्ष उससे खुश नहीं है। ठीक है, तो विपक्ष इस नीति का विरोध कर रहा है। जब नीति का विरोध करेगा तो 1 रुपए कम कराने की बात करेगा, कम कराने की बात करेगा। ध्यान रखिए, नीति का विरोध कराने की मांग करेगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो ये अर्थव्यवस्था में इसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है, तो हम एक सीमा तक कटौती करना चाहते हैं। एक सीमा तक कटौती करने तक, जानते रहो इसको, कटौती करने की मांग होती है। कटौती की मांग होती है। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट, सॉरी पहले वाले में नहीं, क्या होता है, नीति कटौती के प्रस्ताव में 1 रुपए तक कम कर दिया जाए, 1 रुपए ही दिया जाए, ऐसा कह दिया जाता है। मतलब इसको कुछ 1 रुपए तक करने की बात की जाती है। दूसरे में एक सीमा तक, और जो तीसरा बताने जा रहा हूं, सांकेतिक, सांकेतिक कटौती होती है। इसमें 1 रुपए 100 रुपए तक कटौती की जाए, 100 रुपए की कटौती की बात की जाती है। ठीक है, कटौती की मांग की जाती है। ठीक है, तो ये एक नीति का कटौती था। नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक कटौती व्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था पर आपकी जो योजना है उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक सीमा तक कटौती कर दी जाए। और सांकेतिक कटौती में 100 रुपए की कटौती की मांग की जाती है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर 5वां छठ बता दिया, विनियोग विधेयक वित्त विधेयक पारित हो जाता है। अब देखो निधियों की चर्चा करते हैं। ठीक है ना, निधियों, निधि, तो देखो इसके लिए अपना सुनो, भारत की संचित निधि, तो इसके लिए हम 2 अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 266 और साथ में अनुच्छेद 267। ठीक, अनुच्छेद 267। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 266 क्या कहता है, पहले ये देखो।
अनुच्छेद 266, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि है, संचित निधि का उपबंध, निधि का उपबंध, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी देश का सारा कर टैक्स इकट्ठा होता है सरकार के पास, सब कुछ इसी में जमा कराया जाता है, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण, प्राप्त सभी कर, ठीक है ना, जो ऋण लिया जाएगा वो, ठीक है, जितनी भी धनराशि है, ठीक है, ऋण हो गया। उसके बाद सभी राजस्व, तो कुल मिलाकर जितना भी सरकार अडॉप्ट करती है, धन प्राप्त करती है, सब इसी निधि में जमा कराया जाता है। और ये हाँ जमा कराया जाता है, ठीक है, देखो, और इससे धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जाता। इससे कोई भी धन, कोई भी धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाल, बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाला जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। कि जो अनुच्छेद 266 है, इसमें भारत की संचित कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें से एक भी रुपया बिना, उसमें सारा जितना सरकार कराधान टैक्स से प्राप्त करती है, राजस्व प्राप्त करती है, ऋणों से प्राप्त करती है, सब इसी में जमा कराया जाता है, ठीक है ना। और ये बिना संसद, खास तौर से लोकसभा अनुदान की मांगों पर मतदान लोकसभा में होता है, ठीक है। तो इसमें से एक भी रुपया बिना संसद की अनुमति से आप नहीं निकाल सकती, सरकार नहीं निकाल सकती। बस इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 266 के अंदर लोक लेखा, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी धन जमा कराया जाता है। इसमें जो हमने कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करा दिया, संचित निधि के अतिरिक्त, ठीक है, संचित निधि के अलावा इसमें जैसा भविष्य निधि, भविष्य निधि, ठीक है, उसके बाद न्यायिक जमा, कुछ न्यायिक जमा, ठीक है, उसके बाद बैंक जमा, विभागीय जमा, ठीक है। हमको इतना, इसको बोलते हैं लोक लेखा, इसी अनुच्छेद 266 के अंतर्गत था लोक लेखा, ठीक है ना। उसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 266 उसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते हैं, अनुच्छेद 266 2, ठीक है, उसको 1, इसमें 3 है। 266 1 में क्या है, भारत की संचित निधि के संबंध में उपबंध है, जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण हो जाएंगे, कर हो जाएंगे, जितने राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। और अनुच्छेद ठीक है, अनुच्छेद 266 सेकंड में लोक लेखा समिति, लोक लेखा, भारत की लोक लेखा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भारत की लोक लेखा, ठीक है, भारत की लोक लेखा। इसमें बस आप ये समझ लीजिए, संचित निधि के अतिरिक्त जो भी बहुत सारे धन होते हैं, इसमें संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है।
इससे सरकार ऋण लेती है, ठीक है। इसमें जैसा बैंकों से बैंक जमा, ठीक है ना, बैंक जमा, उसके बाद विभागीय जमा, जमा आदि का धन होता है, ठीक है, आदि का धन होता है। सरकार इससे उधार ले सकती है, सरकार इससे जरूरत पड़ने पर उधार ले लेती है, जरूरत पड़ने पर उधार ले लेती है, ठीक है। और देखो, कोई भी धन बिना संसद की अनुमति के, संसद की अनुमति के, मतलब तो पीछे बता दिए, लोग उससे नहीं निकाला है, संचित इससे नहीं निकाला जाता। चलो ये तुम्हें पीछे, मैंने पीछे ही बात आपको बता ही दी, ठीक है। ये हो गया 266। अब अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267, इसको बोलते हैं आकस्मिकता निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, ठीक है ना। आकस्मिकता या कोई आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, ठीक है। पहली बात, ये राष्ट्रपति के अंदर होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ठीक है ना। इसमें 30,000, पहले 500 करोड़ हुआ करता था, 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया रखा जाता है। किसी भी इमरजेंसी के लिए, मान लीजिए कुछ ऐसा काम पड़ जाता है और हम संसद नहीं चल रही है, पैसा नहीं निकाला जा सकता, तो इसको, इसीलिए अप्रत्याशित कार्यों के लिए, ठीक है ना, कार्यों के लिए उपयोग हो सकती है। राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ही इसे निकाला जा सकता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों खातों को देख लेना किस अनुच्छेद में है, कौन आकस्मिकता निधि है, कौन, ये एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। पीछे बैग में जा करके फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी मुझे लग रहा है, देखो, पहला तो भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट दोनों इसी में आते हैं, ठीक है, 268 के अंतर्गत। तो पहला क्या है, अनुच्छेद 266, अंग्रेजी में कहते थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CONSOLIDATED ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। इसके अंतर्गत क्या है कि हम जितना भी सरकार राजस्व इकट्ठा करती है, चाहे तो करों से प्राप्त हो, चाहे तो ऋण से प्राप्त हो, चाहे किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त करती हो, उसको अनुच्छेद 266 के अंतर्गत इसी खाते में पूरा पैसा जमा कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सरकार द्वारा ऋण हो, धन किसी भी तरीके का धन हो, इसी में सकारात्मक धन, नकारात्मक धन, सही, तो सारा पैसा जमा कराया जाता है। और इसकी धन बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाला जाता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है।
उसके बाद अगला देखो मैंने क्या बताया, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको अंग्रेजी बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी लोक लेखा जो है वो भी अनुच्छेद 266 में ही आती है। भारत की लोक लेखा जिसमें बैंक जमा, विभागीय जमा आदि होती है, इसके द्वारा सरकार को है कोई ऋण वगैरह ले सकती है, ठीक है। इसमें सरकार द्वारा कुछ पैसा भी जमा कराया जाता है। तो ये एक तरीके से कहीं देखो होता क्या है ना कि इसको अलग केवल एक अकाउंट मान लो है तो उससे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे हम इससे पैसा इससे भी निकाल सके, ठीक है, इसलिए रखा गया। इसके बाद अनुच्छेद 267 के अंतर्गत जिसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिकता नीति, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसके अंतर्गत रहती है, ये राष्ट्रपति जी के अंतर्गत रहती है, समझना। CONTEGENCY होता है, सॉरी, कॉन्टीजेंसी CONTIGENCY कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत की आकस्मिकता निधि ये राष्ट्रपति जी के अंडर में रहती है, प्रयोग हो जाता है, आर्टिकल 267 के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें पहले 500 करोड़ हुआ करता था, अब 30,000 करोड़ रखा जाता है। और किसी अप्रत्याशित हो गया जो मतलब आप नहीं उम्मीद कर सकते, कुछ ऐसी घटना हो गई तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। राज्य सरकार के पास मान लीजिए अभी पैसों की जरूरत पड़ जाएगी 30,000 रुपए तक, तो राष्ट्रपति के अंदर में जैसे आप इमरजेंसी में कोई चीज रख लेते हैं ना कि ये पैसे रख लो, ये कभी बैंक से निकालने में टाइम लगेगा 1-2 दिन बाद, इसी पैसे का हम कोई ऐसा थोड़ी ना कोई बहुत सारा रख लेते हैं, तो एक सीमित मात्रा में, तो 30,000 करोड़ एक तरह से सीमित मात्रा ही है सरकार के लिए, हमारे आपके लिए तो बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। तो 30,000 रुपए रखा, 30,000 करोड़ रुपए रखा जाता है, ये राह बना कर रहा इस तरीके से ना, रुपया को हम इस तरह डॉलर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वही बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि डॉलर कर दिया मैंने, तो इसको भी सही कर दूं, देखो ठीक है ना, ये 30,000 करोड़ रुपए रखा जाता है, 3 गड़बड़ हो गया, रुपए ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है, 30,000 करोड़, ठीक है ना। तो देखो 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, ये देखो। तो ये एक तरह के कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है राष्ट्रपति जी के अंडर में, ठीक है। अब देखो हमने पूरा संसद के बारे में काफी चीजें पढ़ ली, अब एक बार हम थोड़ा सा संसद को और रिवीजन कर लेते हैं, संसद की क्या शक्तियां हैं, ठीक है ना, संसद की समितियां क्या है, सब एक बार हम पूरा, कभी कभी मैंने सारी चीजों को बताया है लेकिन अभी एक बार फिर से पूरा मैं चाह रहा हूँ रिवीजन कर लिया जाए। तो देखो संसद की जो कार्यों के बारे में एक रिवीजन कर ली, संसद की कार्यों के संबंध में, ठीक है ना, कार्यों के संबंध में, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत चीज इसमें आपको बताई, तो पहले तो भी जैसे विधायी कार्य शक्तियां बताया, विधेयक को पारित कराना, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, विधायी विधायी कार्यों के संबंध में, तो देखो विधेयक को पारित कराना इसमें हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेन सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य यही होता है, एक एक लाइन में लिख लेता हूं ताकि आप विधेयकों को पारित कराना, विधेयकों को पारित कराएं, हम रिवीजन के परस्पर देख लें, पारित कराना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जैसे कार्यपालिका के रूप में कार्यकारी शक्ति, ठीक है ना। तो कार्यकारी शक्ति में
जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होना। ठीक है ना, मैं सब बताया आपको। परिषद का उत्तरदायी होना, ठीक है, क्या होना, उत्तरदायी होना। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है वित्तीय शक्ति। देखिए मैंने अभी आपको बता ही दिया बजट को लेकर के। वित्तीय शक्ति में क्या हो जाएगा, बजट को पारित कराना, बजट पारित कराना। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है, यही विधेयक को पारित कराने के लिए जो बहुमत, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, वो उसी वित्तीय कार्य में आ जाएगा। उसके बाद कुछ न्यायिक शक्तियां, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया क्या। देखो न्यायिक शक्तियां जो होंगी, अर्ध न्यायिक बोले बिल्कुल, अर्ध न्यायिक शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है ना, देखो इसकी ये देख लो न्यायिक शक्तियां, संसद की न्यायिक शक्तियां। ठीक है ना, ये तो मैंने बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले, जैसे राष्ट्रपति को हटाना, देखो कितनी महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति को हटाना। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, 32 नंबर पे उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाना, संसद द्वारा किए जाए। तो मैं आपको न्यायपालिका जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये भी इसके न्यायिक कार्य, न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, जरूरत पड़ने पर। उसके बाद संसद की अवमानना को दोषी, संसद की अवमानना करने वाले को दोष देना, करने वाले को दोष को दंड देना। ये भी इसकी चीजें शायद मैंने नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे कार्य होते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मामले को देखना, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब हम क्या कर लेते, बहुत संसद हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा राज्यसभा और लोकसभा की तुलना कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, कब राज्यसभा मजबूत हो जाती, कब लोकसभा मजबूत हो जाती। ठीक है, ऐसा करो, इसको 3 भागों में बांटते हैं। रुको रुको, राज्यसभा और लोकसभा की तुलना। राज्यसभा, मैं एक बार बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। ठीक है, देखो राज्यसभा वर्सेज लोकसभा कर देते। ठीक है ना, ऐसे ही। तो देखो, तो मैंने बहुत कुछ आपको इस सारे में बताया है। एक बार पहले राज्यसभा, पहला केस, राज्यसभा लोकसभा के समान है, लोकसभा के समान क्षमता रखती, समान शक्ति रखती है। ठीक है ना, शक्ति। तो देखो किन मामलों में होता है, सबसे पहले जैसा विधेयकों को, साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों की समान पावर है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के छोटे छोटे लिखते जा रहा हूँ, विधेयकों की पारित कराना, साधारण विधेयक यानी को। ठीक है ना, विधेयकों को पारित कराना, धन विधेयक की बात नहीं, विधेयकों को पारित कराना। ठीक है ना, दूसरी बात राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जहां समान है, वो पॉइंट पहले देख लो, कई बार याद करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। संविधान संशोधनों के संबंध में। ठीक है ना, संविधान दोनों के समान अधिकार है, संविधान संशोधन के संबंध में। ठीक है, चौथा पॉइंट राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन व हटाना, निर्वाचन हटाना यहाँ कर लो। ठीक है, और निर्वाचन हटाना यहाँ कर लो। नहीं नहीं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ना राज्यसभा ज्यादा मजबूत है, तो इसको यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है,
चलो कर लेते, ये भी तो लोकसभा का बाद में हमको स्वीकृति लिए हटाना हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो पांचों पॉइंट जहाँ समान है वही है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों को हटाना, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार के आयोग के कार्यों, और भी बहुत सारे ज्यादा आयोग के कार्यों में विस्तार अगर कुछ करना है तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मेन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कुछ मेन आइडिया कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा हम देखें ना कि कब लोकसभा के साथ असमान स्थिति, ठीक है ना, केवल लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोकसभा ज्यादा शक्ति है राज्यसभा की अपेक्षा, शक्ति है राज्यसभा की अपेक्षा, मैंने पढ़ाया है सब, राज्यसभा की अपेक्षा, ये वाले केस देख लो। तो मैंने देखो था तो पूरा उसी में चर्चा ही कर दिया, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज्यादा मजबूत है, धन विधेयक के संबंध में बहुत पढ़ा है इसको, धन विधेयक के संबंध में, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों विधेयकों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ठीक है ना, ये भी मैंने बताया आपको, संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तीसरी बात, अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, केवल लोकसभा में होता है, ठीक है ना, राज्यसभा में केवल चर्चा होती है, राज्यसभा में केवल चर्चा, ठीक है। चौथा पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, ठीक है ना। कि जो मंत्री परिषद होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से ज्यादा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब देखो राज्यसभा भी मजबूत है कि नहीं, राज्यसभा के संबंध में, राज्यसभा जहां लोकसभा से ज्यादा मजबूत, जहां लोकसभा से अधिक शक्तिशाली, ठीक। तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको, एक बताया था अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249 जिसमें कि अगर मान लेते हैं राज्य सूची पे कानून बनाना है, राज्य सूची पे किसी विषय पे कानून बनाना है, तो राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देगी, बहुमत से एक आदेश पारित कर देगी, ठीक है। पारित करके संसद को कानून बनाने के, संसद को इस विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर देगी, कानून बनाने के लिए अधिकृत कर देगी,
ठीक है, कर देगी। कि अगर मान लीजिए अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा अगर किसी राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बनाना है तो राज्यसभा उसमें उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो इस विषय पर कानून संसद बना सकती है। अनुच्छेद 249 में ज्यादा मजबूत है। उसके बाद एक है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इसमें क्या होता है कि एक अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे दो बहुमत से, विशेष बहुमत कर दे, विशेष बहुमत ठीक है, बहुमत उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, मत देने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, तो ये बात को याद रखना। अनुच्छेद 300 ये दोनों मेन इसमें जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के देखा जाए तो उतनी ज्यादा पावर उस तरह और नहीं भी है। ठीक है, थोड़ा जैसा उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहला प्रस्ताव राज्यसभा ही लाती है। ठीक है ना, जबकि राष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव कहीं भी ला सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संसद के बारे में पूरी जानकारी ले ली। आज हम लोग थोड़ा सा ना समितियों के संबंध में अध्ययन कर लेते। कई लोग इसको समिति को अलग पढ़ाते हैं ना, हम इसी में पढ़ा दे रहे कि कौन कौन सी समिति होती है। संसद में काम करने के लिए ना बहुत सी समितियों का गठन किया जाता है। तो समितियों का गठन, संसद की समितियां तो समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। एक स्थायी समितियां होती है और एक अस्थाई समिति। अस्थाई समिति होती है, पहले जान लो। अस्थाई समिति जो होती है ये किसी काम के लिए बनाई गई और डिस्ट्रॉय कर दी जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्थायी समिति होती है ये लगातार जो है एक तरीके से रहती। ठीक है, तो 3 समितियां हैं स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अस्थायी तो नहीं पढ़ेंगे, इस तरह तो बहुत सारी समितियां हैं। तो 3 समितियां जो स्थायी के अंतर्गत आती हैं, पहले एक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति। तो जानते इसमें क्या पूछा जाता है, जो सरकार के बजट के जो व्यय आय व्यय के संबंध में जानकारी रखती है। ठीक है ना, इसकी कुछ पॉइंट है, देख लो। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गठित हुई। ये बात समझना। नंबर 2, इसका कार्य जो है क्या होता है, जो नियंत्रक का एक होता है, नियंत्रक एवं महालेखाकार, महालेखा परीक्षक। इसको बताऊंगा आपको। कैग की रिपोर्ट को, कैग जो है ना, कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। कैग जो है सबके खातों की जांच, कैग की रिपोर्ट की जांच करना की वार्षिक, कैग की वार्षिक रिपोर्ट को जांच करना। ठीक है, जांच करना। और देखो इसका तीसरा पॉइंट, इसमें कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है ना। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मैंने शुरू में लिख देना चाहिए था मुझे, वो ये है कि इसमें लोकसभा के 15 व राज्यसभा के 7 मतलब कुल 22 सांसद होते, कुल
22 सदस्य होती है समिति, सदस्य समिति होती है, ठीक है ना। ये बहुत पॉइंट याद रखना, समिति होती है कितनी होती है, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और कुल 15 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के कुल 22 सदस्य होते हैं। तो 4 पॉइंट इसके लिए याद रखना, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या याद रखना, मैंने इसको जानबूझ के रोके रखा इस पॉइंट को, देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट की लोक लेखा समिति जो होती है ये एक तरीके से लोकसभा के 15 व राज्यसभा के 7 सदस्य कुल 22 सदस्य से मिलकर बनती है। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गठित हुई। कार्य जो इसका जो मेन कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, और साथ में कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद फिर देखना 3 समितियां अक्सर पेपर में आती हुई मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट समिति इसको बोलते हैं, प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसके संबंध में समझ लो ये क्या होती है, ये 1921 में ये भी बनी, ठीक है ना। 1921 में ही ये भी गठित, ठीक है, पहली बार। नंबर 2 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के, सभी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रश्न को घुमा के सकता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, किस समिति में लोक लेखा दे देगा, प्राक्कलन दे देगा, अगले सार्वजनिक समिति दे देगा, कुछ और दे देगा, तो याद रखना इसमें नहीं होता, ठीक है ना। इसका जो मेन कार्य है ना, कार्य देख लो, प्रशासनिक सुधारों के संबंध में, प्रशासनिक संसदीय सुधारों की के लिए रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है ना। कि बस संसदीय जो रिपोर्ट तैयार करना, और भी कार्य होते हैं, लेकिन एक बात आप थोड़ा सा याद रखो, इतने महत्वपूर्ण, इसमें ये महत्वपूर्ण है कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य जो है लोकसभा के, और सभी 30 सदस्य लोकसभा के। तो तीसरी समिति जो है वो सार्वजनिक स्थायी समिति, ठीक है ना, सार्वजनिक स्थायी समिति। और सॉरी तीसरी समिति जो है सरकारी उपक्रमों संबंधी, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, ठीक है, और 7 राज्यसभा के। ये पहली बार 1964 में बनाई गई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो समिति का सभापति होगा केवल लोकसभा का सभापति, समिति का सभापति केवल लोकसभा का ही हो सकता, लोकसभा के सदस्यों में से होता है, सदस्यों में से हो सकता है, ठीक है, में से ही हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसको आपको, और भी बहुत समितियां हैं जो इतनी हमारी चर्चा में नहीं है, ठीक है ना।
थोड़ा सा ना संसदीय विशेषाधिकार देख लो। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार जो थे, पहले तो ये देख लो कि पूरे सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार मिला, बाद अलग अलग पूरे मतलब समूह के रूप में। तो जब देखोगे तो समूह के रूप में क्या है ना, ये संसदीय जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो संसद के अंदर कार्रवाई होती, किसी भी न्यायालय में जांच नहीं, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ध्यान रखना, संसद की कार्रवाई में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दे रहा हूँ, वह तो बहुत, संसद की कार्रवाई को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लोग नहीं लगाया जा सकता न्यायालय के सामने। ये बात बता रहे, न्यायालय के सामने कि जो भी संसद की कार्रवाई होती है उसको आप ले जाके लोग ले जाए तो नहीं होता। उसके बाद अपनी संसद को भी अधिकार होता है, अगर संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया ना किसी ने, हस्तक्षेप, संसदीय कार्रवाई में हस्तक्षेप पर दंड दे सकती संसद, दंड दे सकती है संसद, संसद की अधिकार है, दंड दे सकती है संसद। ठीक है, जैसे न्यायालय कार्रवाई अगर अवमानना होती तो हो सकती है। मेन 2-3 है, याद रखना। और देखो ये तो सामूहिक विशेष, सामूहिक, ठीक है ना, इसको हम पहला कर लेते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक। अब देख लो व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, ये प्रश्न पूछा जाता है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो देखो इसमें क्या होता है कि संसद की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई के 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व, संसद की कार्रवाई शुरू होने के 40 दिन पूर्व, संसद की कार्रवाई शुरू होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्रवाई पूरी होने के 40 दिन बाद, तथा कार्रवाई पूरी होने के 40 दिन बाद तक किसी संसद को गिरफ्तार नहीं किया, किसी संसद सदस्य को, संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये केवल नागरिक सिविल मामलों में है, ये केवल नागरिक मामलों में, आपराधिक छूट, ये केवल छूट नागरिक मामलों में है, नागरिक मामलों में, ठीक है ना, आपराधिक मामलों में नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया आपको नहीं गिरफ्तार करें, आपराधिक मामलों में नहीं है। अगर आपने अपराध किया तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए संसद अंदर जो भी चर्चा करती है सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी, सांसद जो भी कहता है उसको एक तरीके से न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वो तो सामूहिक में ही आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये विशेषाधिकार हमने पढ़ लिया। अब देखो कहीं कहीं देता है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये मैं नहीं पढ़ा उनको, ये अब अपने अपने राज्य की आप देख लेना, ठीक है ना। कि जैसे उत्तर प्रदेश से मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश मुझे पता है 80 सांसद लोकसभा के, 31 राज्यसभा के, पिछली बार पेपर में आया भी था। तो फिर आप अपने अपने राज्य का देख लेंगे और आपको अपने राज्य का याद होना चाहिए। ये इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे राज्य के बारे में आप जानकारी ना रखें, ठीक है। इसका उतना ज्यादा वो नहीं है, आप अपने राज्य का देख लेंगे इसको कहाँ कितना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने
इसमें और भी होता है कि सांसदीय फोरम हुआ करता है कि संसद के कार्य के लिए, ठीक है ना, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है ना। इसीलिए मैं आज चाह रहा था कि ये पूरा हो जाए तो हम उच्चतम न्यायालय की तरफ फिर आगे गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे भी